हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को पढ़ेंगे। तो बाइपोलैरिटी को जानने से पहले यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर को अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूं तो वो एक आइडियोलॉजी का वॉर था जिसमें सिंपली कोई वेपन्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना कोई वेपन्स के थ्रू वो वॉर हुआ था। वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हुआ था और वो दो आइडियोलॉजीज़ थी कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म। और ये बात हम सब जानते हैं कि कैपिटलिज़म को यूएसए ने हमेशा से प्रमोट किया है और कम्युनिज़म को उस टाइम पे यूएसएसआर प्रमोट कर रहा था। हालांकि ये दोनों देश जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपस में एलाइज बनाकर लड़ रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड 1945 में जब ख़त्म हुआ उसके बाद इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाने लगा। तो अब हम बाइपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि बाइपोलैरिटी होता क्या है। तो बाइपोलैरिटी को अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो बाइपोलैरिटी होता है डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड इन द टू सुपर पावर्स। और वो टू सुपर पावर्स और कोई नहीं बल्कि यूएसए और यूएसएसआर ही है। 1989 में लोगों ने जर्मनी में जो बर्लिन वॉर थी उसको गिरा दिया था। वो बर्लिन वॉर ही थी जो हमें बताती थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बिटवीन ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। अब जो वेस्टर्न जर्मनी था वो यूएसए की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। ऑन द अपोजिट साइड जो ईस्टर्न जर्मनी था वो फॉलो करता था यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को। और ये चैप्टर हमें ये बताता है कि वो कौन कौन से इवेंट्स है जिसकी वजह से बर्लिन वॉर को गिराया गया था और जिसकी वजह से हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड था वो कोलैप्स हो गया था और इसी के साथ हमारा कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था। तो हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है उसकी शुरुआत ही इस बर्लिन वॉल की ओवरव्यू से होती है और हमें बताया जाता है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल्स आइडियोलॉजी, जिसमें से कुछ लोग कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे और कुछ कम्युनिज्म को। लेकिन कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ साथ जो हमारा जर्मनी था वो एंड में यूनिफाइड हो जाता है और हमें ये देखने को मिलता है कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, जो कि पहले सोवियत ब्लॉक का पार्ट हुआ करती थी, उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया है। अब आगे अगर मैं बताऊं तो जो बर्लिन वॉर थी वो सिंबलाइज करती थी डिवीज़न बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड और इसको बनाया गया था 1961 में ताकि सेपरेट किया जा सके ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। और ये जो वॉल थी ये 150 किलोमीटर लॉन्ग थी जो कि 28 सालों तक खड़ी रही, लेकिन फाइनली इसको 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। और फॉल ऑफ बर्लिन वॉल रिप्रेजेंट करता है यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी को और बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक को। अभी जो स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही है वो सजेस्ट कर रही है कि कैसे जो पीपल्स हैं वो छोटे छोटे टीनी होल से दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एक सेक्शन ऑफ वॉल जो है इसको ओपन कर दिया गया है फ्री मूवमेंट के लिए। अब इसके बाद ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर में कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म होता क्या है। तो कम्युनिज़म एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें सारे मेजर रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, ना कि उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स। सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होती है। और कम्युनिज़म की फ़िलॉसफी हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी इन द मिड 1800s। ऑन द अपोजिट साइड अगर हम कैपिटलिज़म को देखें तो वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर इंडिविजुअली सारे डिसीजंस को बनाता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन हो या फिर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने का डिसीजन हो, और भी बहुत सारे डिसीजन इंडिविजुअल ले सकता है। कैपिटलिज्म सिस्टम में जो इकोनॉमी है उससे सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती बल्कि कंज्यूमर्स कंट्रोल करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सोवियत सिस्टम था क्या है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब जो हमारा यूएसएसआर था यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो एग्जिस्टेंस में आया था आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो कि रशिया में हुआ था 1917 में। अब अगर मैं रशियन रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूं
तो वो एक सीरीज़ ऑफ पॉलिटिकल इवेंट थी जो कि रशिया में हुई थी, और उसी पॉलिटिकल सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ने ज़ार के जो ऑटोक्रेटिक रूल को उखाड़ फेंका था, और उसके बाद राइज़ हुआ था सोवियत यूनियन का, और ये 1917 में हुआ था। और जो व्लादिमीर लेनिन थे वो लीडर थे इन द रशियन रेवोल्यूशन, और फाउंडर भी थे यूएसएसआर के ड्यूरिंग इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड। अब अगर मैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में बताऊं तो वो एक थ्योरेटिशियन थे, प्रैक्टिशनर थे मार्क्सिज्म के, और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे उन सब के लिए जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। साथ ही साथ व्लादिमीर लेनिन फाउंडर भी थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। अब ये जो हमारा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो था, और जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, वो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म था। और ये बात हम सब जानते हैं कि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें कलेक्टिव ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, और वो बात करती है इकोनॉमिक प्लानिंग की थ्रू द प्रोसेस इन विच ऑल द डिसीजन दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस इज मेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, और वी कैन से गवर्नमेंट। सोशलिज्म एम करता है रिड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को, रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ की बात करता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करता है, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की भी बात करता है। वो एम्फसाइज करता है पब्लिक सर्विसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग पर, और पब्लिक वेलफेयर की ज़्यादा से ज़्यादा बात करता है। ये जो हमारा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, इसने कैपिटलिज्म को अपोज किया था और आवाज़ उठाई थी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए। बात करता है एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और एक ऐसी सोसाइटी को बनाने में विश्वास रखता है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करे। जो हमारा पूरा सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड ही सेंटर्ड था, एंड कोई भी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है या अपोजिशन है वो वहाँ पर अलाउड नहीं था। इकोनॉमी जो थी वो प्लान्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थी, और वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन थी, और पीपल्स के पास डेमोक्रेसी एंड टाइम पर बची नहीं थी। उनकी लाइफ उन सब से डिफरेंट थी जो कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, किसी कैपिटलिस्ट कंट्री में जी रहे हैं। हालांकि इन सब के बाद भी उनके पास एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर था, एक अच्छी खासी वास्ट एनर्जी थी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर उनका अच्छा था, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी उनके पास जहाँ पर पिन से लेकर कार तक हर चीज़ का प्रोडक्शन होता था, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस करते थे हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम पर। अब अगर उन कंट्रीज़ की बात की जाए जो कि सोवियत यूनियन का उस टाइम पे पार्ट थे, तो उसमें ये कंट्रीज़ है जैसे रशिया, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, लिथुआ, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको सोवियत आर्मी ने लिबरेट किया था फेसिस्ट फोर्सेस से। अब यहाँ पे फेसिस्ट फोर्सेस की बात की जाए तो फेसिस्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं नेशनलिज्म में, और डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते हैं, सप्रेशन ऑफ अपोजिशन में बिलीव करते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक होते हैं, मिलिटरिज्म प्रमोट करते हैं। और अगर इनके एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे एडोल्फ हिटलर नाज़ी जर्मनी, और बेनिटो मुसोलिनी इटली, फेसिस्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जब सोवियत आर्मी ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को फेसिस्ट फोर्सेस से लिबरेट किया तो उनमें से जो कुछ कंट्रीज़ है वो रेडी हो गए पार्ट बनने के लिए यूएसएसआर का, और उन्हें फिर कहा जाने लगा सेकंड वर्ल्ड, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है। अब यहाँ पर यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि नाटो क्या था। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अप्रैल 1949 में एग्जिस्टेंस में आया था। ये जो था ये एक एसोसिएशन था 12 स्टेट्स का, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अगर इनमें से किसी भी एक देश पर आर्म्ड अटैक होता है तो वो बाकी जितने भी नाटो के कंट्रीज़ है उन सब पर अटैक माना जाएगा, और जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की हमेशा हेल्प करके चलेंगे। और बाद में इसी को ध्यान में रखते हुए
वॉर्सो पैक्ट लाया गया 1955 में। अब ये वॉर्सो पैक्ट जो था ये भी एक अलायंस था जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने साइन किया था टू बी द मेंबर ऑफ द यूएसएसआर और टू बी वर्क टुगेदर और टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद हमने क्या देखा था कि सोवियत यूनियन जो है एक ग्रेट पावर बन के उभरता है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यूएस से कुछ मामलों में वो पीछे था। अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि उनके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल, आयरन और स्टील। आगे हम ये देखते हैं कि ऐसे जो सोवियत स्टेट थे वो इंश्योर करते थे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक सिटीज़न को, और गवर्नमेंट हर वो बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करती थी जो कि लोगों के लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो बेसिक नेसेसिटी होती है जैसे हेल्थ, एजुकेशन और अदर वेलफेयर स्कीम्स। वहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ करता था। और स्टेट ओनरशिप एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप सोवियत यूनियन के टाइम पे हुआ करती थी, जहाँ पर लैंड और जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स है वो सोवियत के स्टेट्स ही ओन और कंट्रोल करते थे। हालांकि बाद में जो सोवियत स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया था। डेमोक्रेसी की कमी होने के कारण और लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने के कारण लोग अपने आइडियाज़ को जोक्स या कार्टून के थ्रू एक्सप्रेस तक नहीं कर सकते थे। सोवियत स्टेट के कुछ इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे भी थे जिन्हें रिफॉर्म्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी। उनमें से एक रिफॉर्म वन पार्टी सिस्टम को रिमूव करने का भी था, क्योंकि जो वहाँ की सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक टाइट कंट्रोल मेंटेन करके रखती थी अपने लोगों पर, और इसी के साथ साथ वो लोगों के लिए अनअकाउंटेबल भी थी। जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लोगों की अर्ज को रिकग्नाइज तक नहीं करते थे, मतलब लोगों की जो इच्छाएँ होती हैं उन्हें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, स्पेशली उन एरियाज़ के पीपल की जो कि 15 डिफरेंट रिपब्लिक से बिलोंग करते थे सोवियत यूनियन के। अब इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स ने सोवियत यूनियन में पार्ट तो इसलिए लिया था ताकि वो अपने खुद के अफेयर्स जैसे कि कल्चर अफेयर्स को मेंटेन करके रख सके, लेकिन बाद में जो वहाँ की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो लोगों की इच्छाओं पर इम्पोर्टेंस ही नहीं देती थी। अगर पेपर पर देखा जाए तो रशिया उन 15 रिपब्लिक्स में से एक था जिन्होंने यूएसएसआर को कॉन्स्टिट्यूट किया था, यानी बनाया था, लेकिन रियलिटी में जो है रशिया ही हर जगह डोमिनेट करता था और दूसरी जगहों के दूसरे रीजन के जो लोग थे यूएसएसआर के वो अपने आप को सप्रेस्ड और नेगलेक्टेड पाते थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब इस टॉपिक में हम मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि वो थे कौन। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, और 1985 में उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पर सोवियत यूनियन को प्रेजेंट किया था। अब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो ये चाहते थे कि यूएसएसआर को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो अपोजिशन है वो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस कर रहा है, और लोगों को इस चीज़ की बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो वेस्ट है वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कुछ मामलों में सोवियत से भी बेटर है। सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि जो गोर्बाचेव थे वो पीपल्स को अवेयर कराना चाहते थे वेस्ट के डेवलपमेंट के बारे में, और वह चाहते थे कि लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पता चले ताकि जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे सोवियत यूनियन को, और इसके वजह से बहुत सारे जो इनइंटेंडेंट जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है वो बाद में सोवियत यूनियन को भी इस डिसीजन की वजह से फेस करने पड़े थे। वो मिखाइल गोर्बाचेव ही थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस किया था, और डेमोक्रेसी का स्वाद चखने के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पीपल्स थे उन्होंने सोवियत ब्लॉक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए थे। और फिर हमें कम्युनिस्ट रिजीम की कोलैप्स होते हुए एक झलक भी देखने को मिलती है।
इसी के साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी थी, पेरेस्ट्रोइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट जिसका मतलब ओपननेस होता है। गोर्बाचेव के जितने भी रिफॉर्म्स थे उसको बाकी लीडर्स ने अपोज किया था विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी रीज़न की वजह से बाद में एक कूप भी होता है 1991 में, जिसको और कोई नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर रूलर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि पीपल्स ने फ्रीडम का स्वाद चख लिया था, अब वो पुराने घिसे पिटे कम्युनिस्ट पार्टी के सिस्टम में नहीं जाना चाहते थे, और बाद में बोरिस येल्सिन जो है वो एक नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज होते हैं रशिया में, जो कि इस कूप को अपोज भी करते हैं। बाद में बोरिस येल्सिन जो है वो वहाँ पर एक पॉपुलर इलेक्शन को भी जीतते हैं और सेंट्रलाइज कंट्रोल को हिला के रख देते हैं। और इस मोमेंट के बाद हमें पावर में शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम द सोवियत सेंटर्स टू द रिपब्लिक, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि अपने आप को एक सोवरेन स्टेट्स के रूप में देखते हैं। बाद में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंस की मांग नहीं करते हैं और वो सोवियत फेडरेशन का ही पार्ट बने रहना चाहते हैं। दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस जैसे 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि सोवियत यूनियन को डिसबैंड किया जाता है। और इन्हीं 3 मेजर रिपब्लिक जो कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस की वजह से लिए गए डिसीजन की वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको हमेशा के लिए सोवियत यूनियन से डिसबैंड कर दिया जाता है, नॉट डिसबैंड बट बैन कर दिया जाता है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाता है एज अ बेस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर जो हमारा था जो 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में एंड हो जाता है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी CIS का फॉर्मेशन एक सरप्राइज़ के रूप में आता है, स्पेशली फॉर द सेंट्रल एशियन वंस। और क्योंकि इन सभी रिपब्लिक्स का एक्सक्लूजन एक इशू देखा जा रहा था, इसलिए इसको क्विकली सॉल्व करने के लिए उन्हें फाउंडिंग मेंबर बना दिया जाता है CIS का, जो कि है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रशिया को अब सक्सेसर स्टेट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है सोवियत यूनियन के, और बाद में वो सोवियत की सीट को इनहेरिट करता है इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया एक्सेप्ट करता है सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को और कमिटमेंट्स को ऑन द सोवियत यूनियन बेसिस। बाद में जो सोवियत यूनियन है वो एक इकलौता ऐसा न्यूक्लियर स्टेट बन के उभरता है जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स को कैरी करता है विद द US। और बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि रशिया सोवियत यूनियन के सक्सेसर बनने के साथ साथ ही जो हमारा ओल्ड सोवियत यूनियन था वो भी डेड और बरिड कर दिया गया है। इसी चैप्टर के पेज नंबर 20 पे अगर हम देखें तो हमें एक छोटी सी कन्वर्जेशन दिखाई गई है बिटवीन अ फार्मर और एक ब्यूरोक्रेट, जहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट रशिया से एक कलेक्टिव फार्मर के पास जाता है ताकि वह पता कर सके कि इस साल कितना पोटैटो हार्वेस्ट हुआ है। वो फार्मर से पूछता है कि इस साल कितनी बार हार्वेस्ट हुआ, कितना आलू हार्वेस्ट हुआ है। इसके बाद फार्मर रिप्लाई करता है कि थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैड माउंटेन ऑफ पोटैटो। लेकिन यह सुनने के बाद जो ब्यूरोक्रेट है वो रिप्लाई करता है कि देयर इज़ नो गॉड। उसके बाद जो हमारा फार्मर है वो रिप्लाई करता है एंड देयर आर नो माउंटेन ऑफ पोटैटो ईदर। क्योंकि ब्यूरोक्रेट ने ये रिप्लाई दिया था कि गॉड तो होता ही नहीं है, और उसी के रिप्लाई के बाद फार्मर भी रिप्लाई देता है कि क्योंकि गॉड नहीं होता इसलिए इस साल पोटैटो के माउंटेन भी नहीं बन पाए हैं। तो ये हमें बताता है कि जो हमारा सोवियत यूनियन है उसमें कितनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी थी और अथॉरिटेरियनशिप थी कि वो गॉड को भी अपने से नीचा समझते थे। और यही इन की एलिमेंट्स में भी शामिल है जो कि रिस्पॉन्सिबल थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है
कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के क्या क्या रीज़न रहे होंगे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री के सडनली डिसइंटीग्रेट होने के। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का जो की एलिमेंट है वो वहाँ की इंटरनल वीकनेसेस है, और अपनी इंटरनल वीकनेसेस की वजह से ही जो सोवियत यूनियन है उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर था वो फेल हुआ लोगों की एस्पिरेशन और नीड को फुलफ़िल करने में, और हमारा जो सोवियत यूनियन है वो एट द एंड डिसइंटीग्रेट हो गया। सेकंड जो रीज़न है वो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। सालों से चले आ रहे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से जो हमारा सोवियत यूनियन है वो एट द एंड एक सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज को फेस करता है, और इसके बाद लोगों का इस सिस्टम पे से विश्वास थोड़ा थोड़ा उठने लगता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सोवियत की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंट हुई कैसे और वीक कैसे हो गई। इसका आंसर क्लियर है कि जो सोवियत की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे थे इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। वो ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहते थे ताकि वो यूएसए को कॉम्पीट कर सके। इसी की वजह से वो आम लोगों की एस्पिरेशन और नीड्स को फॉलो करने पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और इतने ज़्यादा रिसर्च पर एम्फसिस देने की वजह से ही उन्हें एक इकोनॉमिक बर्डन को फेस करना पड़ा और वो उससे कॉप अप नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम हम सब जानते हैं कि गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स की वजह से अब लोगों को वेस्ट के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा था, और उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल गया था कि वेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कुछ मामलों में उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब वो क्लियरली डिस्पैरिटीज़ को देख पा रहे थे बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, और वी कैन से बिटवीन द कैपिटल्स और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। पर यहीं पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उनको बाकी सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज मिलने लग गई तब उन्हें पता चला कि वो कितने ज़्यादा पीछे रह गए हैं एज अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम। और अपनी इसी बैकवर्डेडनेस के बाद ही उन लोगों को एक पॉलिटिकल और एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा, जिसे बाद में शॉक थेरेपी का नाम भी दिया जाता है। जब ध्यान में रखते हुए यूएस जो है वो एक प्लान लॉन्च करता है जिसे ERP या फिर यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, और उसको मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन जो मोटिव था वो था टू हेल्प द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ by providing financial aid or by removing trade barrier, modernizing industry, or improving European prosperity through various ways such as through economic recovery, or we can say providing political stability and technical assistance in some field. Again coming back to topic कि सोवियत यूनियन आखिर डिसइंटीग्रेट सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर की वजह से हुआ था या फिर कुछ और भी फैक्टर्स थे। तो हाँ, यहाँ पर तीसरा फैक्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल था, वो था ये कि सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट तो ठीक ही थी, लेकिन वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक रूल और अथॉरिटेरियन रूल की वजह से सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो गया था कि वो अब पीपल्स के लिए अकाउंटेबल ही नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने सोवियत यूनियन पर 70 साल तक रूल किया, 70 ईयर्स तक रूल किया, और शायद यही वो रीज़न था कि जो ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रूल था, इन दोनों की वजह से वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट होने लग गई थी, क्योंकि वो तो पीपल्स के लिए अकाउंटेबल थे ही नहीं, और ऑर्डिनरी पीपल्स अपने आप को एलियनेटेड फील करने लग गए थे। वो परेशान हो गए थे इस स्लो और स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन से। वो अब उन लोगों के थ्रू किए जाने वाले करप्शन से परेशान हो गए थे, और अब वो गवर्नमेंट में थोड़ी ओपननेस भी चाहते थे। वहीं ऑन द अपोजिट साइड जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट थे वो दिन पर दिन प्रिविलेजेस को हासिल किए जा रहे थे, और नॉर्मल व्यक्ति की जो लाइफ है वो सिर्फ ग्राइंडिंग के प्रोसेस में ही चली जा रही थी। और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट है वो अपने बैक सपोर्ट को यानी पीपल्स के सपोर्ट को धीरे धीरे खोते जा रहे थे। और इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गॉर्बेचोव ने भी ये प्रॉमिस किया था कि वो इन सब
प्रॉब्लम्स से डील करेंगे थ्रू द रिफॉर्म्स। गॉर्बेचेव ने लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवेयर कराने की कोशिश करी। लेकिन गॉर्बेचेव ये नहीं जानते थे कि इन रिफॉर्म्स का कंसिक्वेंस क्या होगा, क्योंकि लोगों ने अब डेमोक्रेसी का टेस्ट चख लिया था। अब वो पुराने से उस ओल्ड सिस्टम के थ्रू नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट उन पर रूल करे। क्रिटिक्स ये बिलीव करते थे जो गॉर्बेचेव है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से इम्पेशेंट वे में अपने इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और जो गॉर्बेचेव के सपोर्टर हैं वो अपना ये मत रखते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले पीपल्स और जो लीडर्स थे उनके जो पावर है वो धीरे धीरे इरोड हो रही थी। शायद इसलिए अपोजिशन को लग रहा था कि गॉर्बेचेव बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और एक पॉइंट के बाद गॉर्बेचेव के सपोर्टर्स को भी ये लगने लगा था कि गॉर्बेचेव की पॉलिसीज़ उन्हें खुद ही डिफेंड नहीं कर पा रही। बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म और डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी की वजह से वेरियस रिपब्लिक जैसे रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आते हैं, यूक्रेन, जॉर्जिया एक इमीडिएट कोज के रूप में उभर के आते हैं फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब ये जानना ज़रूरी है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद उन्हें क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा कंसिक्वेंस हमने देखा था वो ये था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मीट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। यानी थ्रू आउट द कोल्ड वॉर जो आइडियोलॉजी के बेसिस पर इतने सालों से लड़ाई चल रही थी जो कि 1945 से स्टार्ट हुई थी और 1991 में ख़त्म हुई, अब उसको एक फ़ाइनल एंड मिल चुका है। अब जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है वो ओवर हो चुका है और यह आइडिया कि सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो कैपिटल सिस्टम को हरा देगा, ये अब कोई एक बड़ा इशू नहीं बचा है। इसी के साथ साथ आर्म रेस का भी एंड हुआ है। इसी के साथ साथ जो हमें सेकंड कंसिक्वेंस देखने को मिलता है वो है कि जो पावर रिलेशन है वो भी चेंज हुए हैं इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इज़ आल्सो चेंज्ड। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक आइडिया ये भी उभर के आता है कि क्या से यूएस जो है वो डोमिनेट करेगा पूरे वर्ल्ड को और एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट करेगा, और या जो बाकी सब डिफरेंट कंट्रीज़ है और जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में उभरेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में और एक मल्टीपोलर सिस्टम की शुरुआत करेंगे जहाँ पर कोई भी जो कंट्री है उसके पास ओवर एक्सेस ऑफ पावर नहीं होगा और कोई भी सिंगल कंट्री डोमिनेट नहीं करेगी। लेकिन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या सामने आता है वो था ये यूएस जो है वो एक सोल सुपर पावर के रूप में उभरा है जिसने अपने पावर और प्रेस्टीज को वापस से हासिल कर लिया है और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसका अब पूरे वर्ल्ड में दबदबा है। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो एक पावरफुल एडवाइज़र के रूप में उभर रहे हैं और लोगों को तो नहीं कहेंगे, कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक बाकी सब जो कंट्रीज़ है वो भी धीरे धीरे उभर के आती है जिनकी खुद की एक इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन और चॉइसेस होती है। इनमें से कुछ है जैसे बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट जो कि ज्वाइन करना चाहते थे यूरोपियन यूनियन को, और कुछ बनते हैं पार्ट नाटो के यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। वहीं ऑन द अपोजिट साइड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है वो एडवांटेज उठाना चाहती थी जोग्राफिकल लोकेशंस का और एक क्लोज टाई बनाती है रशिया के साथ ताकि वो अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश कर सके रशिया के साथ
और बाकी सब आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ, जिसमें से एक कंट्री चाइना भी शामिल है। और इसी की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में हमें नए नए प्लेयर्स को उभरते हुए देखने का एक मौका मिलता है। और अगर हम सोवियत यूनियन के कुछ और लीडर्स के बारे में बात करें तो फिर हम जैसे स्टार्ट करते हैं जोसेफ स्टालिन से। तो जो जोसेफ स्टालिन थे उन्होंने सोवियत यूनियन को एक स्ट्रॉन्गर यूनियन और एक सॉलिड इमेज प्रोवाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उनके रेन में 1924 से 1953 में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, जिसमें क्रेडिट किया था सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जोसेफ स्टालिन इज रिस्पॉन्सिबल थे ग्रेटर टेरर के, जो कि 1930s में हुआ था, जिसमें अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया था और एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स यानी कि अपोजिशन विद इन द पार्टीज़ भी किया था। अगले जो लीडर है वो है निकिता क्रुश्चेव, जो कि लीडर ऑफ सोवियत यूनियन रहे थे 1953 से 1964 के बीच में। उन्होंने स्टालिन के लीडरशिप और स्टाइल की निंदा की थी एंड डिनाउंस किया था और इंट्रोड्यूस किए थे कुछ रिफॉर्म्स 1956 में, जैसे कि पीसफुल एग्जिस्टेंस विद द वेस्ट। और वो निकिता क्रुश्चेव थे जो कि इन्वॉल्व थे इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिबेलियन जो कि हंगरी में हुआ था एंड द वन विच हैपन इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नेक्स्ट जो हमारे लीडर है वो है लियोनिड ब्रेज़नेव, जो कि लीडर ऑफ सोवियत यूनियन रहे थे 1964 से 1982 तक। उन्होंने प्रपोज किया था एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को। एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का जो मेन मोटिव था वो था cooperation through the Asian countries to ensure peace, stability and security, which can be happened only through the cooperation among Asian countries. And Leonid Brezhnev was also associated with the detent phase in the relations with the US. Leonid Brezhnev जो थे वो इन्वॉल्व थे सप्रेस करने में पॉपुलर रिबेलियन जैसे कि शेस्लोवाकिया एंड इन्वेडिंग इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट जो हमारे लीडर है वो है मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि लास्ट लीडर रहे थे सोवियत यूनियन के 1985 से 1991। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज़ को, जैसे कि वो थी पेरेस्ट्रोइका यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब होता है ओपनेंस। उन्होंने आर्म रेस विथ यूएस को भी स्टॉप करने की कोशिश की थी। उन्होंने विड्रॉ किया था सोवियत ट्रूप को अफ़गानिस्तान से और ईस्टर्न यूरोप से। उन्होंने हेल्प की थी इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और एंड किया था कोल्ड वॉर। एंड मिखाइल गोर्बाचेव को ब्लेम किया जाता है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। नेक्स्ट जो हमारे लीडर है वो है बोरिस येल्चिन, जो कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे रशिया के 1991 से 1999 तक। एंड ही वॉज रोज टू पावर इन कम्युनिस्ट पार्टी और वो मेयर भी रह चुके हैं मॉस्को के बाय द गोर्बाचेव। बाद में उन्होंने पीटी को गोर्बाचेव को ज्वाइन किया और लेफ्ट कर दी कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे अगेंस्ट द सोवियत रीम इन द 1991। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन और उनको ब्लेम किया जाता है फॉर द हार्डशिप सफ़र्ड बाय द रशियन इन देयर ट्रांजिशन, यानी कि रशिया का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स। तो कम्युनिज्म के कोलैप्स होने के बाद जो हमारी सोवियत यूनियन में कंट्रीज़ थी, जैसे कि हमारी रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, कोसोवो, अल्बानिया और एक्सेट्रा।
तो इन सब को एक पेनफुल प्रोसेस के थ्रू होके गुजरना पड़ा था, और वो पेनफुल प्रोसेस क्या था? ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। यानी कि अब तक जो वहाँ के रिसोर्सेज और सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लिया करती थी, अब वो जो डिसीजंस है डेमोक्रेटिक कैपिटल सिस्टम में पीपल्स खुद लेंगे। और ये जो मॉडल था, ट्रांजिशन फ्रॉम द सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसको और किसी ने नहीं बल्कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने इन्फ्लुएंस किया था। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है शॉक थेरेपी। जो शॉक थेरेपी है, हालांकि उसकी स्पीड और इंटेंसिटी कुछ कुछ सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कम थी, लेकिन उसका जो मेन मोटिव था और जो डायरेक्शन था वो सिमिलर था। हर उन कंट्रीज़ जो कि सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, उनको ये कहा गया कि वो टोटल शिफ्ट करे टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसका मतलब था दोबारा से रूटिंग आउट कम्प्लीटली एंड स्ट्रक्चर इवोल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड, और उन्हें अपने पुराने उस ऑडिटोरियन रूल को छोड़ना पड़ा। और अब प्राइवेट ओनरशिप जो है वो एक डोमिनेंट पैटर्न के रूप में उभरने लगा, और ओनरशिप और प्रॉपर्टी को भी जगह मिलने लगी, जो कि अथॉरिटेरियन रूल में हमें देखने को नहीं मिलता था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट और कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न्स को भी हम देख सकते थे। कलेक्टिव फार्म्स को प्राइवेट फार्मिंग में रिप्लेस किया जाने लगा, और धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ट्रांजिशन किया जाने लगा फ्रॉम द सोशलिज्म टू अ कैपिटलिज्म। शॉक थेरेपी जो है उसमें ये भी चीज़ शामिल थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है उसमें चेंज किया जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं एक्सटर्नल ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करूँ, तो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन एक वो एलिमेंट है जो ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एक्सचेंज जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करता है। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में हम ट्रेड ओपननेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे FDI कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल मार्केट्स, ये सब भी शामिल होता है। और एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में चेंज करने के थ्रू ट्रेड में भी डेवलपमेंट देखा जा सकता है। फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मेन इंजन्स होते हैं एक्सटर्नल ओरिएंटेशन के। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में कुछ और भी की एलिमेंट शामिल होते हैं, जैसे कि डीरेगुलेशन और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। शॉक थेरेपी का जो ट्रांजिशन था उसमें ये भी चीज़ शामिल थी कि देयर शुड बी द ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज़ ऑफ द सोवियत ब्लॉक। यानी कि वो इससे पहले जिन कंट्रीज़ से ट्रेड करते थे या जिस कंट्रीज़ के साथ उनके पहले अलायंसेस थे, यानी अब वो नहीं रहेंगे, उन्हें वो सब तोड़ने पड़ेंगे। और इसी की वजह से सोवियत यूनियन के स्टेट्स हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अपने आप को वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम में एब्जॉर्ब पाते हैं। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो है वो एक लीडर्स के रूप में इमर्ज होते हैं और गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द अदर रीजन्स को थ्रू द वेरियस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जो है उसको एडमिनिस्टर किया गया था इन द ईयर 1990s। हालांकि ये लोगों को यूटोपिया का प्रॉमिस नहीं करता था, लेकिन इसने इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा रूइंस लाए थे इकोनॉमीज़ पे और डिज़ास्टर लाए थे ऑन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। क्योंकि अब जो उनका पूरा सिस्टम था वो सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होने वाला था। और शॉक थेरेपी की वजह से रशिया में जो लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते थे वो अब कोलैप्स हो चुके थे, क्योंकि 90% ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ थे उनको सेल के लिए रख दिया गया था इन द फ्रंट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। ऐसा क्यों हुआ था? इसके पीछे का रीज़न ये था, जो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग थी उसको मार्केट फोर्स कैरी कर रहा था, ना कि गवर्नमेंट। और क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़ की सोवियत यूनियन में पकड़ नहीं थी और वहाँ पे कैपिटल सिस्टम आ गया था, तो फिर जो
बड़ी स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी, उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के सामने सेल पर रखा गया और इसकी वजह से हमें वहाँ की इकोनॉमी में रुइन देखने को मिला। और इसी सेल परचेज के जो प्रोसेस है उसको द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री के टाइटल से साझा किया गया। इसी लार्जेस्ट गराज सेल में जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनको अंडर वैल्यूएड भाव पर बेचा गया एट द थ्रो अवे प्राइसेस। हालांकि वहाँ के जो सिटीजन्स थे उन्हें भी वाउचर्स दिए गए थे कि वो उस सेल में पार्टिसिपेट करें और अगर इंडस्ट्री खरीदना चाहे तो उसे परचेज़ करें, लेकिन सिटीजन्स ने उन वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया ताकि वो थोड़े मनी कमा सके और उन्हें मनी की बहुत ज़्यादा नीड भी थी। साथ ही साथ शॉक थेरेपी की वजह से जो रशियन करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू भी ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो गई थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना हाई था कि पीपल्स जो है वह अपनी सारी सेविंग्स खो चुके थे। कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को बिना फूड सिक्योरिटी के ऐसा ही छोड़ दिया गया और रशिया ने फूड को यानी खाने को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जो रशिया की रियल जीडीपी थी वो 1999 में अब वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी इन द कंपैरिजन विद द 1989 जीडीपी। और इसका मेन फैक्टर यही था कि रशिया बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग फूड्स बाकी देशों से इंपोर्ट कर रहा था। जो वहाँ का ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम था वो भी बहुत बुरी तरह से ब्रेक डाउन हुआ विथ नो अल्टरनेटिव इन द प्लेस। सोवियत यूनियन का जो ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर था वो भी सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज़ को विड्रॉ कर दिया गया, जिसकी वजह से रशिया का जो लार्ज सेक्शन था वो पॉवर्टी की ओर धकेला गया। वहाँ का जो मिडिल सेक्शन था उनको पेरिफेरी में पुश किया गया। पेरिफेरी जो है वो एक आउटर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है और वहाँ के मिडिल क्लास के लोगों को आउटर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ज़बरदस्ती पुश किया गया। और रशिया के जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर थे वो भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गए और दूसरे देशों में जाके माइग्रेट कर गए। धीरे धीरे उन सोवियत यूनियन कंट्रीज़ में जहाँ पर अब कैपिटलिज्म रूल था वहाँ पर माफिया इमर्ज होने लग गए और वही कंट्रोल कर रहे थे ज़्यादातर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। प्राइवेटाइजेशन ने लोगों को डिस्पैरिटीज़ से इंट्रोड्यूस कराया, यानी अब लोग मनी के बेसिस पे एक दूसरे को जज करने लग गए थे और मनी के बेसिस पर डिफरेंसेस देखे जाने लगे थे। पोस्ट सोवियत स्टेट जैसे कि रशिया अब डिवाइड हो गए थे बिटवीन द रिच एंड द पुअर रीजन्स। Unlike the other socialist system which was prevalent there in Russia before the capitalism, there is now great economic inequality between peoples. सोशलिज्म स्ट्रक्चर के हटते ही जब कैपिटलिज्म आया तो रशिया जो है वो रिच और पुअर के बेसिस पर रीजन्स में बंटने लग गया था और अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रशिया में देखा जाने लगा था, जो कि सोशलिस्ट टेन्योर के टाइम पर इतने ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं थे। और एक फैक्ट ये भी है कि शॉक थेरेपी की वजह से हाफ ऑफ द रशिया, जिसमें 1500 बैंक्स आते थे और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते थे, वो बैंकरप्ट हो चुके थे, यानी कंगाल हो चुके थे। ये जो आपके स्क्रीन पर इमेज शो हो रही है ये रशिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक की इमेज है, जो कि बैंकरप्ट हो गया था 1998 में, जिसकी वजह से 10,000 कॉर्पोरेट और प्राइवेट स्टेक होल्डर के जो पैसे थे वो भी खो गए थे या फिर डूब गए थे। इसी के साथ साथ जो लोग बैंक पर अपने डिपॉजिट करते थे, जो कस्टमर्स बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किया करते थे, उनके पैसे भी अब डूब गए थे और वो भी बैंकरप्ट हो चुके थे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो कंस्ट्रक्शन कराया जाना चाहिए था उसको अटेंशन ना देते हुए यूएस ने सबसे ज़्यादा जो अटेंशन है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में दी।
और जो सोवियत स्टेट्स की जो कंट्रीज़ थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हरे यानी हफ्ताडबरी में बनाया गया। और मोस्ट इंक्लूडिंग जैसे रशिया, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है with the widest possible powers that rendered elected parliament relatively weak। और ये बात हम सब जानते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट के पास कितनी ज़्यादा पावर होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दबाजी में बनाए जाने का ही नतीजा था। जैसा कि हम सेंट्रल एशिया में देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास एक ग्रेटर पावर होती है, और उनमें से ज़्यादातर जो है वो बाद में इस पावर की वजह से अथॉरिटेरियन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड एक्सपेंडेड इट फॉर अनदर 10 years। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पहले अपने आप को अपॉइंट किया 10 साल के लिए, और फिर अपने आप को दोबारा से 10 साल के लिए और अपॉइंट कर लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे सेंट्रल एशिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास एक ग्रेटर पावर है, और उसी के वजह से वो बाद में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन जाते हैं, और वो किसी भी अपोजिशन को अपने सामने टिकने नहीं देते। और एक चीज़ ये भी है कि इन सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में जो जुडिशल कल्चर है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, और उन्हें इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस अभी बाकी है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ सोवियत यूनियन जैसे कि रशिया, हम देखते हैं कि वो रिवाइव करना शुरू कर देती है इन द ईयर 2000, 10 ईयर आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम जानते हैं 1991 में ही जो हमारा कोल्ड वॉर है वो बंद हुआ था या ख़त्म हुआ था, जब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन को ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट किया था। इन कंट्रीज़ के जो रिवाइवल है उसका मेन फैक्टर है एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल या नेचुरल गैस या मिनरल्स को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें मनी मिलता है और वो मनी जनरेट कर लेते हैं। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ है ये मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स है। और बाकी जो कुछ सोवियत यूनियन की पहले कंट्रीज़ हुआ, मतलब जो अलायंस हुआ करते थे, वो इस प्रोसेस से भी पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि जो ऑयल पाइपलाइंस है वो उनके टेरिटरीज से होते हुए गुजरती है, जिससे उनको अच्छा खासा रेंट मिल जाता है और इनकम जनरेट हो जाती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। ज़्यादातर जो सोवियत रिपब्लिक, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स है, वहाँ उन एरियाज़ में हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, और कुछ कंट्रीज़ ने तो सिविल वॉर्स का भी सामना किया था, और ना ही सिर्फ सिविल वॉर्स, इंसर्जेंसीज भी। रशिया में ही 2 रिपब्लिक्स जैसे चेचन्या और दागिस्तान में हमें ये देखने को मिलते हैं वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स। और इन मूवमेंट्स के पीछे का जो मेन रीज़न था वो था कॉम्प्लेक्स एथनिक और रीजनल डायनेमिक्स। इसके पीछे का एक फैक्टर ये भी था दैट रशिया वॉज एम्प्लॉइंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ताकि वो एड्रेस कर सके सेपरेटिज़म को और एक कंट्रोल बना सके चेचन्या और दागिस्तान रीजन में। जैसा कि बुक में लिखा है कि मॉस्को के मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द चेचन्या रेबल, indiscriminate military bombing led to many human rights violations but failed to deter the aspiration of independence। मॉस्को के मेथड जो कि थे इंडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स, इन सब की वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन तो फेल हुए, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिली और उनका एस्पिरेशन भी पूरा नहीं हुआ। सेंट्रल एशिया में देखा जाए तो तजाकिस्तान में हमें सिविल वॉर देखने को मिलता है, जो कि 10 सालों तक चला था, टिल 2001। उस होल रीजन में हमें टाइम टू टाइम सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले थे टिल 2001। और अज़रबैजान प्रोविंस जैसे नगोर्नो कराबाख जैसे कुछ लोकल एरियाज़ जो है वो बाद में आर्मेनिया भी ज्वाइन कर लेते हैं
क्योंकि वो अज़रबैजान से हटना चाहते थे। जॉर्जिया में भी 2 प्रोविंस से इंडिपेंडेंस की डिमांड आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अगेंस्ट द रीम ऑफ यूक्रेन है, किर्गिस्तान है एंड जॉर्जिया है। वहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो रिवर वाटर को लेके फाइट करती रहती है और इसी की वजह से हमें उन एरियाज़ में इंस्टेबिलिटी, डिफ़िकल्ट लाइफ देखने को मिलती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं और इन्हीं की वजह से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है। सेंट्रल एशिया जो है वो एक जोन ऑफ कंपटीशन भी बनकर उभरा है बिटवीन द आउटसाइड पावर्स एंड द ऑयल कंपनीज। और ये रीज़न हमें रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और क्लोज टू वेस्ट एशिया में देखने को मिलता है। आफ्टर द 11 सितंबर 2001 यूएस जो है वो मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता था इन रीजन्स में और वो सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स को पे करने के लिए भी रेडी था to allow their aeroplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq। बस शर्त ये थी कि उन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को यूएस को अलाउ करना था कि वो अपने एरोप्लेन्स जो है वो उन टेरिटरीज़ के ऊपर से फ्लाई करके लेके जा सके ड्यूरिंग द वॉर्स इन द अफ़गानिस्तान एंड इराक। हालांकि जो रशिया है वो अपने आसपास यानी नियर अब्रॉड के स्टेट्स को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता था और जो चाइना है उसका भी जो इंटरेस्ट है वो इन ऑयल रिसोर्सेज में था और चाइना ने वहाँ पर सेटल करना शुरू कर दिया और ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। आगे हम देखते हैं ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया इस पीसफुली 2 पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जाता है जो कि थे चेक और स्लोवाक्स और फॉर्म करते हैं अपने इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया में। आफ्टर द ईयर 1991 जो यूगोस्लाविया है वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि वो पार्ट्स है क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और वो अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं। पर एक चीज़ और भी है, नाटो के इंटरवेंशन के बाद और यूगोस्लाविया में बॉम्बिंग के बाद हमें इन कुछ एरियाज़ में इंटर एथनिक सिविल वॉर्स की सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने एक गुड रिलेशन मेंटेन करके रखे है विद द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है वो इंडिया का रशिया के साथ हमें देखने को मिलता है। इंडिया का रशिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट करता हुआ। इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है उसको हिस्ट्री में ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट के साथ एम्बीड किया गया यानी गाड़ा गया है एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शन। और दोनों कंट्रीज़ में कुछ कुछ आइडियोलॉजीज़ में पॉपुलर परसेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। इंडियन हीरोज़ जैसे कि राज कपूर, अमिताभ बच्चन हाउस होल्ड नेम्स होते हैं, मतलब लोगों के नाम होते हैं रशिया में इन और किसी अदर पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में। वन कैन हेयर एक व्यक्ति हिंदी फिल्म सॉन्ग्स को अलग अलग रीजन्स में सुनते हुए देख सकता है और इंडिया एक पार्ट है उन्हीं पॉपुलर मेमोरीज़ का। रशिया और इंडिया दोनों ही कंट्रीज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को विज़न को शेयर करते हैं। व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड, उनका मल्टीपोलर वर्ल्ड से क्या तात्पर्य है? उनके लिए मल्टीपोलर ऑर्डर की डेफिनेशन वो है जहाँ पर सेवरल पावर जो है उनका एग्जिस्टेंस हो इंटरनेशनल सिस्टम पर, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ का या अलग अलग पावर्स का इंटरनेशनल सिस्टम पर एग्जिस्टेंस हो। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं जिसमें अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होता है या कोई उन्हें थ्रेट फेस
करने की नौबत आती है तो सभी कंट्रीज़ को मिलजुल कर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स करना चाहिए, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। ग्रेटर रीजनलिज्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में सेटलमेंट होना चाहिए, इन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करते हैं सभी कंट्रीज़ के लिए, और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं थ्रू द बॉडीज़ लाइक द यूनाइटेड नेशन विच वी कॉल्ड यूएन। ये बात करते हैं कि यूएन जैसी जो बॉडीज़ है उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, डेमोक्रेटाइज्ड किया जाना चाहिए और एम्पावर किया जाना चाहिए। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज अ पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। ये जो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001 है, ये बात करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, इन बैलेंसिंग रीजनल पावर डायनेमिक्स, कॉमन पर्सपेक्टिव किसी इश्यूज़ पे शेयर करने की, जैसे कि वो कॉमन इश्यूज हो सकते हैं टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती है। और सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट और कोलैबोरेशन से ये फाउंडेशन बन के आता है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया को जो है इस एग्रीमेंट से फ़ायदा मिलता है, जैसे कि कुछ इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसमें जो रशिया है वो इंडिया को सपोर्ट करता है इन इश्यूज़ में बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। और ये इंडिया को चाइना के साथ एक बैलेंस रिलेशन बनाने में भी हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड रशिया को इंडिया से बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। ऑन द अपोजिट साइड इंडियन आर्मी जो है या इंडियन मिलिट्री अपने ज़्यादातर हार्डवेयर जो है वो रशिया से ही खरीदती है, जिससे रशिया को प्रॉफिट मिलता है। और क्योंकि इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, रशिया जो है वो इंडिया को रिपीटेडली ऑयल इंपोर्ट करता है ड्यूरिंग द क्राइसिस। यहाँ पर ऑयल क्राइसिस की बात हो रही है। इंडिया को एनर्जी इंपोर्ट्स में भी एड मिलती है थ्रू द रशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और जो कॉरपोरेशन है उसमें पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट इन आउटफील्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, जो कि एक अच्छे रिलेशन बनाने में इंडिया की हेल्प करते हैं। रशिया जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में, और वो इंडिया को स्पेस इंडस्ट्री में भी एड करता है, असिस्ट करता है। इसका एक एग्जांपल है साइरोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। रशिया और इंडिया ने साइरोजेनिक रॉकेट के प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया था, और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे नहीं और भी बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम किया था। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हम देखते हैं, रशिया ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर को उस टाइम पर हेल्प किया था जब इंडिया के लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया था कहीं से भी हेल्प लेना। रशिया ने इंडिया को एड किया था, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था फॉर द स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बकोरा, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक्सेट्रा। सोवियत यूनियन जो है इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करता है फॉर ट्रेड जब भी इंडिया फॉरेन एक्सचेंज के लिए शॉर्ट होता है, जो कि हमें इंडिया और रशिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशन को दिखाता है। अब अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है ऑन द इशू सच एज कश्मीर इशू इन द यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। और तो और रशिया ने इंडिया को मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली जैसे कि वॉर विद पाकिस्तान इन 1971 में भी सपोर्ट किया था, और इंडिया ने सोवियत की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट किया था थ्रू इनडायरेक्ट वेज। अगर मिलिट्री एक्सपेक्ट की बात की जाए तो इंडिया मोस्ट ऑफ इस मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो रशिया से ही इम्पोर्ट कराता है, और रशिया ने इंडिया को उस टाइम पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी थी जब कोई और कंट्री हमें देने को रेडी नहीं थी। और तो और सोवियत यूनियन entered into various agreement allowing India to produce military equipments, यानी सोवियत यूनियन ने कुछ बहुत से
एग्रीमेंट्स के थ्रू इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने का राइट भी प्रोवाइड करवाया था। अगर कल्चर एस्पेक्ट की बात की जाए तो इंडियन कल्चर और हिंदी फिल्म जो है वो सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर और जो आर्टिस्ट है वो यूएसआर विज़िट कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।